हेलो स्टूडेंट। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ जो अभी बीटेक फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर देने वाले हैं। तो उस पेपर को देखते हुए कुछ यूनिट नंबर 1 से कुछ प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो उसी से एक टॉपिक लिया है मैंने, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। इसमें दो वर्ड हमें दिए हुए हैं, एक वर्ड क्या है हमारा कोप्लेनर और दूसरा वर्ड है हमारा कॉनकरेंट। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसकी प्रॉब्लम लेंगे। कोप्लेनर का मतलब ये है, कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जब सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लगें। सपोज करो कि हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और इसमें अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो या तो ऊपर वाले ही प्लेन में लग रहे हो, ठीक है। जब एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस लगेंगे, इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया, इसको F3 मान लिया, या ये फोर्स इस प्लेन में लगे एक ही प्लेन में, तो वो कहलाता है हमारा कोप्लेनर फोर्सेस। तो इस वर्ड का मतलब हो गया कोप्लेनर का, जब एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस एक्ट करें। कॉनकरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हैं तो ये फोर्स इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये सब एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कहलाता है हमारा कॉनकरेंट फोर्सेस। तो हमारा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस। एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आया है 2022-23 का ओल्ड सेमेस्टर का। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें एक सवाल ये पूछा है आपका, अ सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। इसका हमसे रिजल्टेंट पूछा है। अब रिजल्टेंट निकालने के ये फॉर्मूले हैं। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा आर यहाँ से, और फाई से क्या निकलेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो आर इक्वल टू क्या है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। उसके बाद अगर डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ v अपॉन समीशन ऑफ h। समीशन ऑफ h का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे उन सब का क्या कर लेना है, सम। और समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का मतलब क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे उनका कर लेना है हमें सम। जो फोर्सेस ऊपर की तरफ लगेंगे उन्हें हमेशा प्लस का साइन देंगे, नीचे की तरफ माइनस, राइट की तरफ प्लस और लेफ्ट की तरफ माइनस। ये हमें साइन कन्वेंशन लेके चलना है जब हम फोर्सेस का सम करेंगे, समीशन लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये रिजल्ट है, ये हमारा टॉपिक। अब इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इस प्रॉब्लम के अंदर ये 4 फोर्सेस दिए हैं। इसके अंदर ये फोर्स कितना है 200 न्यूटन, ये फोर्स कितना है हमारा 120 न्यूटन, ये फोर्स कितना है 50 न्यूटन और ये है हमारा 100 न्यूटन। तो इस सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक भी फोर्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, इन फोर्स को रिजोल्व करके। अब दो तो एंगल भी दिए हुए हमें, एक ये एंगल दिया है 40 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजोल्यूशन आसान हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं दिया है और ये वाला एंगल भी नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को फाइंड करेंगे। अगर इस एंगल को मैं θ1 मान लेता हूं तो ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, θ1 ही रहेगा, क्योंकि बेस सेम है दोनों का और कॉमन लाइन के साथ ये एंगल बना रहे हैं, मतलब बेस सेम है दोनों एंगल्स का। यहाँ से जब tan θ1 हम लिखेंगे तो tan θ1, अगर इस θ1 की बात कर रहे हैं तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो θ1 अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो निकल के आएगा tan इनवर्स 1/2, और इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्स आएगा 26.13 डिग्री। ये निकल के आ गया थीटा। तो θ1 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, कितना लिख देंगे 26.13 डिग्री। तो ये एंगल भी पता चल गया। अब इस वाले एंगल की बात करते हैं। इस एंगल को हमने मान लिया यहाँ पे θ2, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, θ2 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, tan θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है 3, तो θ2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 निकल के आ गया यहाँ से। और इस एंगल को कैलकुलेट जब हमने किया तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ गई हमारा 53.13 डिग्री। तो इसको भी हमने लिख लिया यहाँ पे 53.13 डिग्री, ये आ गई इस एंगल की वैल्यू।
तो सारे एंगल हमें पता चल गया। अब रिजोल्व कैसे करना है, जैसे 200 न्यूटन का ये फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है, तो इसको एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा कितना आएगा इसका, ये आएगा 200 कॉस, एंगल कितना है हमारा 26.13 डिग्री। किसके साथ साइन लेंगे कंपोनेंट के साथ, किसके साथ कॉस लेंगे। अगर ये फोर्स है तो ये जिस साइड के साथ भी एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसको कॉस में ले लिया हमने, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसको साइन में ले लेंगे, और कितना लिखेंगे 200 साइन 26.13 डिग्री। तो इस फोर्स को हमने रिजोल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब किसकी बात करते हैं हम, दूसरे वाले फोर्स की। इसको जब रिजोल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा, एक ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 120 कॉस 53.13 डिग्री, क्योंकि ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो उसे कॉस में लेंगे। एक ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। तो ऊपर वाले कंपोनेंट को क्या लेंगे हम, ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा 120 साइन 53.13 डिग्री। तो ये वाला फोर्स भी रिजोल्व हो गया हमारा, और ये वाला फोर्स भी रिजोल्व होगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले फोर्स की। ये वाला फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब इसको रिजोल्व करोगे, एक बार इधर की तरफ रिजोल्व करना है, एक बार वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 50 कॉस 60 डिग्री। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, वो कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा 50 साइन 60 डिग्री। तो तीन फोर्स रिजोल्व हो गए, ये भी रिजोल्व हो गया, ये भी और ये भी। अब बचा ये वाला 100 न्यूटन का। जब इसको रिजोल्व करेंगे हम, तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट को लिखेंगे हम 100 कॉस 40। कॉस 40 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है। और एक कंपोनेंट जाएगा इधर की तरफ, उसको लिखेंगे हम 100 साइन 40 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर, तो हमने क्या किया कि जितने भी फोर्स एंगल पे इंक्लाइंड थे उनको सबको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिया। अब हमें निकालना है कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किसके बराबर होगा। समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स जब निकालेंगे तो राइट की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं उनको प्लस लेंगे, लेफ्ट की तरफ माइनस। तो राइट की तरफ एक फोर्स तो ये लग रहा है, तो हमने इसको लिख दिया 200 कॉस 26.13। प्लस का ये भी प्लस में लेना है, ये कितना है हमारा, ये हो गया 100 साइन 40 डिग्री। ये दोनों फोर्सेस लिख दिए। अब ये दो फोर्स हैं, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों को हमें क्या लेना, माइनस में। तो कितना लेंगे इसको लिखेंगे हम माइनस में 50 कॉस 60 डिग्री, और इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 120 कॉस 53.13 डिग्री। इनको सबको हम कैलकुलेटर की हेल्प से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल के आ गया। अब दूसरा क्या है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स लिखना है। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्या करना है कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लगे हैं प्लस, जो नीचे की तरफ है माइनस। तो ऊपर की तरफ लगा है 200 साइन 26.13, 200 साइन 26.13 डिग्री, प्लस दूसरा कितना है हमारा, दूसरा है हमारा 120 साइन 53.13 डिग्री। दो नीचे की तरफ लगे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम नीचे की तरफ ले लेंगे, कितना आ जाएगा 50 साइन 60 डिग्री, और ये माइनस का हमारा हो जाएगा 100 कॉस 40 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, सम करके सबका। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा, वो निकल के आएगा समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ये दोनों चीज़ें निकल के आ गई हमारी। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है हमें। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, रिजल्टेंट इक्वल टू समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। तो R इक्वल टू निकल के आ जाएगा। यहाँ से आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो R भी निकल जाएगा और फाई भी निकल जाएगा। कहाँ से, अगर आपको ये समीशन ऑफ H पता चल गया और समीशन ऑफ V पता चल गया। समीशन का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। राइट की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है, राइट की डायरेक्शन में है तो प्लस में लेना है, लेफ्ट में है तो माइनस में लेना। फाई कैलकुलेट हो जाएगा।
और ये सवाल आपका 2022-23 में और सेमेस्टर में पूछा गया था। हो सकता है ये फिर से रिपीट होके आ जाए। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं हम यूनिट नंबर 1 से ही। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, E1 सेमेस्टर 2022-23 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू ए बार सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल टेस्ट। एक बार है हमारी जिसपे हमने टेंसाइल टेस्ट किया है और ये डेटा उसके बारे में दिया है। क्या दिया है, डायमीटर जो है बार का वो है हमारा 30 mm, टेंसाइल लोड लग रहा है बार के ऊपर कितना 54 किलो न्यूटन, गेज लेंथ बार की 300 mm, एक्सटेंशन ऑफ द बार 0.11 mm, चेंज इन डायमीटर 0.0036 mm। कैलकुलेट 4 चीज़ें पूछी है, पॉइजन्स रेशो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। इस प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में होना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, और इस टॉपिक को मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए इससे रिलेटेड आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। सपोज करिए कि आपके पास एक बार है जिसका डायमीटर डी दिया है और लेंथ उसकी एल दी है, उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगा दिया हमने एफ, ये टेंसाइल लोड। अब टेंसाइल और कंप्रेसिव कैसे पता करना है, अगर बॉडी एलोंगेट होने की कोशिश कर रही है तो टेंसाइल लोड लगा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है तो कंप्रेसिव। तो ये लोड टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस की बात करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स की वैल्यू एफ है और ए की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर वैल्यू लिखी जाएगी तो ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, π/4 डी स्क्वायर के बराबर होता है, या एफ बाई ए भी लिख सकते हो, एफ अपॉन π/4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रेन की अगर बात करें हम तो स्ट्रेन जो होता है हमारा, स्ट्रेन इक्वल टू अगर उसका हम डिफाइन करें तो वो होता है हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये हो गई स्ट्रेन की बात। कोई भी डायमेंशन चेंज हो रही है, जैसे लेंथ में चेंज आ रहा है तो डेल एल बाई एल ये भी स्ट्रेन है, अगर हम लिख दें डेल डी बाई डी लिख दें ये भी क्या है, स्ट्रेन है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन स्ट्रेन हमारा निकल जाएगा। अब स्ट्रेन मेजरली आप नॉर्मल स्ट्रेन को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है उसका पार्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दूसरा वाला जो है वो है आपका लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया कि स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो कौन लॉन्गिट्यूडनल होगा और कौन सा लेटरल होगा, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाइए आप, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल जो भी डायमेंशन है उससे जो स्ट्रेन निकलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल निकलेगा। इसका मतलब डेल एल बाई एल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और डेल डी डिवाइडेड बाई डी जो है हमारा क्या है, लेटरल स्ट्रेन है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और ये क्या है हमारा, लेटरल स्ट्रेन है। अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कैपिटल E इक्वल टू अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात की हमने तो वो क्या था हमारा F बाई ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर है, डेल एल बाई एल के बराबर है। इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये L ऊपर चला जाएगा, डेल एल यहाँ जाएगा, तो कैपिटल E इक्वल टू जो निकल के आएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू का डेल एल आएगा। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया कैपिटल E का। यहाँ से आप E भी निकाल सकते हैं और डेल एल भी निकाल सकते हैं। तो अगर E का फॉर्मूला ये हो गया और डेल एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू का E। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल सकता है और यहाँ से डेल एल निकल सकता है, ये हो गया। अब एक टर्म और है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो टर्म है हमारी पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा है। जनरली म्यू से इसे डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू ये होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन
लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये म्यू इक्वल टू होता है पॉइजन्स रेशो। अब इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम में पहले ही नंबर पे पूछा है पॉइजन्स रेशो, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। तो अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो अब इस प्रॉब्लम को हम डील कर सकते हैं। यहाँ L की वैल्यू जो दी है वो किसके बराबर दिया है क्वेश्चन के अंदर, 300 mm दिया है, ये दी है L की वैल्यू। अगर आप डायमीटर की वैल्यू देखेंगे तो डायमीटर कितना दिया है आपको, 30 mm के बराबर दिया है। अगर F की वैल्यू बोलेंगे तो F इक्वल टू 54 किलो न्यूटन दिया है, ये दे दिया। दो चीजें और दी हैं इसमें, एक तो दिया एक्सटेंशन ऑफ द बार। एक्सटेंशन ऑफ बार का मतलब क्या है, अगर ये समझ आ गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब तो आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको साथ साथ मेरे लिख सकते हैं। तो अगर नोट कर लिया आप लोगों ने तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। दो चीजें और गिवन है इसके अंदर। एक क्या है आपका, डेल एल दिया है, डेल एल की वैल्यू कितनी दी है 0.112 mm, और एक डेल डी दिया है जिसकी वैल्यू दी है 0.0036 mm, ये वैल्यू दे दी। और एफ का मतलब तो इधर भी ये टेंसाइल दिया है तो 54 किलो न्यूटन दे दिया। पहला पार्ट पूछा है उसने पॉइजन्स रेशो, तो म्यू की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है हमारा, वो है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, डेल डी डिवाइडेड बाई डी, और लेटरल की है डेल एल बाई एल। अगर म्यू को थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आएगा आपका डेल एल इंटू का डी डिवाइडेड बाई डेल एल इंटू का डी नहीं, ये आएगा डेल डी इंटू का एल डिवाइडेड बाई डेल एल इंटू का डी। अगर ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं जो दी हैं इसमें, डेल डी कितना दिया हुआ है हमारा, डेल डी दिया है 0.036, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितना दिया है 300, डेल एल कितना दिया हुआ है हमारा 0.112, और डी की वैल्यू दी है 30। तो अगर म्यू इक्वल टू निकालोगे तो म्यू की वैल्यू आएगी आपकी 0.32, और यूनिट इसका कुछ होता नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये तो आ गया फर्स्ट वाला पोर्शन। अब बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन की। फर्स्ट पार्ट यहाँ से आ गया। अभी हमने रिलेशन पढ़ा है तो कैपिटल E इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किसके बराबर है, एफ एल ए इंटू का डेल एल के बराबर आया। तो बस इसी में वैल्यू पुट कर देनी है हमें। F कितना दिया है 54 किलो न्यूटन, तो इसे हम 54 किलो न्यूटन में ही रख देते हैं। तो 54 इंटू एल की वैल्यू किस में रख दी हमने, mm में रख दी। A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A की वैल्यू आएगी π/4 डी स्क्वायर, और डेल एल की वैल्यू किसके बराबर है हमारी, डेल एल दिया है यहाँ पे 0.112। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 54 इंटू का 300, ये 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया पाई इंटू डायमीटर की वैल्यू 30 दी है इंटू 0.112, ये हो गया कैपिटल E। अगर कैपिटल E की बात करें तो फोर्स किस में रखा है यहाँ आपने, किलो न्यूटन में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के, वो निकल के आएगी 204, वैल्यू निकल के आएगी 204.62 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया आपका कैपिटल E, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है उसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा पूछा है उसने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। तो इनका एक रिलेशन होता है, आप लोगों ने मॉडुलस इनका रिलेशन देखा होगा। तो एक रिलेशन होता है इनका कैपिटल E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। कैपिटल E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू है आपका पॉइजन्स रेशो। तो E इक्वल टू, E की वैल्यू रख देते हैं, E की वैल्यू कितना आया हमारा 204.62 इक्वल टू 2 इंटू जी 1 प्लस म्यू की वैल्यू आ गई 3। तो G इक्वल टू कितना निकल के आएगा, G आएगा आपका 204.62
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.326। तो यहाँ से अब जब हम g निकालेंगे तो g की वैल्यू आएगी 77.50 किलो न्यूटन पर mm²। ये निकल के आ गई हमारी कैपिटल G की वैल्यू। अब एक चीज़ बची है हमारा बल्क मॉडुलस, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका भी एक रिलेशन होता है E इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू, और ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को करा दूँ। तो E की वैल्यू रखा हमने, कितना हो गया 204.62 इक्वल टू 3k1 - 2 इंटू म्यू की वैल्यू ये आ गई हमारी 326। तो यहाँ से आप k निकाल सकते हैं इस रिलेशन से आसानी से, और k की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से वो निकल के आएगी 189.46 किलो न्यूटन पर mm²। ये हो गई k की वैल्यू, ये हो गई g की वैल्यू, ये हो गई E की वैल्यू, ये हो गई आपकी म्यू की वैल्यू। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 का एक प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में आया है, और या तो इस टाइप का, या तो यही, या इस डेटा चेंज करके, या इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट यूनिट से आएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये एक और प्रॉब्लम है आपका यूनिट नंबर 1 से, और एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है, ये तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके अंदर क्या है कि एक कंपोजिट बार दी हुई है, और उसके अंदर ये कंपोजिट बार है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ कंपोजिट बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 200। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है 200। कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, एन एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम है कि बार सेक्शन है रिजिडली फासन, मतलब बीच में लगाया हुआ है उसको हमने, बिटवीन अ ब्रॉन्ज सेक्शन एंड अ स्टील सेक्शन एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एक्सियल लोड्स आर अप्लाइड, एक्सियल लोड लगे हुए हैं एट द पोजीशंस, अपनी पोजीशन में इंडिकेट। डिटरमाइन क्या क्या पूछ रहा है आपसे, एक तो एक्सियल लोड P की वैल्यू पूछ रहा है। ये P जो है, ये P कितना लगेगा, इस P को बताइए। टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि ये बार हमारी इक्विलिब्रियम में रहे। स्ट्रेस इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में स्ट्रेस पूछ रहा है। और टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, कितना इसमें चेंज इन लेंथ आ रहा है, ये पूछ रहा है। दिया क्या क्या है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ब्रॉन्ज मटेरियल के लिए ये दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के लिए ये दिया हुआ है, और स्टील के लिए हमें ये दिया हुआ है, और ये हमें फिगर दिया है। तो तीन चीजें पूछ ली। एक तो P की वैल्यू पूछा है, इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस पूछा है हर एक सेक्शन में, और टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, इस बार की लेंथ में चेंज वो कितना होगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए इन सारे सेक्शन को अलग अलग बना लेंगे। जैसे ब्रॉन्ज सेक्शन को मैंने यहाँ लिख लिया AB की फॉर्म में, बीच वाले एल्यूमिनियम सेक्शन को यहाँ लिख लिया BC की फॉर्म में, और CD को मैंने यहाँ लिख लिया। इसको बोलेंगे हम क्या, CD। तो तीनों सेक्शन में इसको डिवाइड कर लिया। अब इस पर हमें फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वो पूछ रहा है P की वैल्यू इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है ना तो ये राइट की तरफ जाए और ना ही लेफ्ट की तरफ जाए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको 0 करते हैं नेट फोर्स। ये P राइट की तरफ लगा है तो प्लस में लिख दिया, ये लेफ्ट की तरफ है तो माइनस का 30 लिख दिया, ये राइट की तरफ है तो माइनस का 35 लिख दिया, प्लस का 35, और लेफ्ट की तरफ 100 है तो माइनस का 100 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस 100 माइनस का कितना होगा 130, प्लस का होगा 35 इक्वल टू 0। तो P माइनस का 95 इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू 95 किलो न्यूटन। तो ये सॉल्व हो गया। P की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारी वो निकल के आ गई 95 किलो न्यूटन। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इन सारे सेक्शंस पे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि रोड का जो ये वाला एंड है, कंपोजिट बार का जो ये वाला एंड है, या तो ये वाला एंड पकड़ेंगे या ये वाला एंड, एक भी एंड कोई भी पकड़ लेंगे। इस एंड पे लेफ्ट की तरफ 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है तो यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर देंगे। और इस सेक्शन पे इसको नहीं देखना है कितना लग रहा है, इस वाले सेक्शन पे इसका अपोजिट फोर्स लगाना है सेम। तो 100 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया। अब आते हैं यहाँ पे, इस फेस के ऊपर या इस पोजीशन पे
राइट डायरेक्शन में 35 किलो न्यूटन का फोर्स लगा था और आपने कितना लगा दिया 100। इसका मतलब आपने 65 जो है वो अपनी तरफ से ऐड किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में आप 65 किलो न्यूटन अपनी तरफ से लगाएंगे। तो ये 65 और ये 35, तो 100 कहाँ पे लग गया, यहाँ पे। तो अगर आप अभी देखोगे तो इस वाले फेस के ऊपर इस डायरेक्शन में एक 65 किलो न्यूटन का फोर्स बच गया, तो आप 65 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा देंगे। ये अब जब यहाँ 65 लग रहा है तो आपको यहाँ नहीं देखना है क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, बस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 65 किलो न्यूटन लगा देना है। आपने यहाँ पे जब देखा कि इधर की डायरेक्शन में तो यहाँ फोर्स ही नहीं है, आपने अपनी ही तरफ से 65 किलो न्यूटन इधर लगा दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आप 65 किलो न्यूटन लगाएंगे। तो ये 65 तो यहाँ आ गया, तो इस फेस पे कितना फोर्स अभी बचा हुआ है, एक फोर्स ये बचा हुआ है 30 और ये 65 और 30 कितना हो जाएगा 95, तो इधर की तरफ आपका 95 किलो न्यूटन फोर्स लग गया। अब अगर 95 है तो इधर देख लो क्या है, तो इधर भी 95 ही लग रहा है। इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ, ये जो हमने पहले निकाल लिया है, तो इसको मैंने, अब देखो ये बैलेंस हो गया अपने आप, उधर कितना बचा 95 और इधर भी कितना बच रहा 95, तो ये अब हमारा फोर्स बैलेंस हो गया। अब ये 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन में एक तो स्ट्रेस पूछ रहा है, तो जब इस सेक्शन में हम स्ट्रेस निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी 100, चाहो तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ न्यूटन हो गया, और एरिया की वैल्यू है आपकी 200। तो ये आ गया आपका न्यूटन पर mm², में ये आंसर आ गया स्ट्रेस की। तो पहले सेक्शन में आपका स्ट्रेस निकल गया। अब इसमें चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, FL डिवाइडेड बाई A इंटू का E। इसके अंदर वैल्यू रखो, F की वैल्यू क्या है 100 इंटू 10⁻³, तो ये F की वैल्यू न्यूटन में हो गई। L कितना दिया है इसका लंबाई, वो कितना दिया है हमारा 200 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितना है हमारा 200 इंटू E की वैल्यू। अब E क्या है हमारा, पहला पार्ट है ब्रोंज, और ब्रोंज के लिए E की वैल्यू दी है 100 गीगापास्कल। तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल लिखेंगे, और मेगापास्कल जो होता है, मेगापास्कल इक्वल टू वो होता है हमारा न्यूटन पर mm² के बराबर। तो कितनी वैल्यू रखेंगे E की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 100 इंटू 10⁻³, और इसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि टेंसाइल लोड लगा हुआ है, तो टेंसाइल की वजह से इसको हमने प्लस में लिख लिया। यहाँ से हम डेल एल ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये ए बी सेक्शन है हमारा, तो यहाँ से डेल एल ए बी आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये 1 mm आएगी। वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1 mm। अब इस वाले सेक्शन पे आ जाओ। यहाँ अगर हम स्ट्रेस निकालते हैं सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होगी, F डिवाइडेड बाई A के बराबर। F की वैल्यू जो है हमारी 65 है, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया कितना है हमारा 200। तो ये आ गई हमारी इसमें स्ट्रेस की वैल्यू। अगर यहाँ डेल कितना चेंज आएगा लेंथ में वो निकालना है, तो डेल एल बी सी इक्वल टू टेंसाइल लोड लगा हुआ है प्लस लेंगे, किसके बराबर आएगा FL डिवाइडेड बाई AE के बराबर। यहाँ इसमें वैल्यू पुट करिएगा, F की वैल्यू कितनी है हमारी 65 इंटू 10⁻³, L कितनी है इसकी लेंथ है हमारी 300 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है हमारी 200, और कैपिटल E कितना दिया है एल्यूमिनियम को 70 गीगापास्कल। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे 70 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल, और मेगापास्कल किसके बराबर है, न्यूटन पर mm² के। तो क्या लिखेंगे इसको 70 इंटू 10⁻³, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा डेल एल बी सी की वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे वाले सेक्शन के ऊपर। तीसरे वाले सेक्शन में अगर स्ट्रेस निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है 95 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 200। तो ये सिग्मा निकल के आ गया आपका इस तीसरे सेक्शन में। डेल एल सी डी अगर यहाँ से निकालना है हमें, डेल एल सी डी, तो वो प्लस में ही रहेगा क्योंकि टेंसाइल लोड लगा है, और किसके बराबर आएगा FL डिवाइडेड बाई AE। F की वैल्यू है 95, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको न्यूटन बनाने के लिए, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 150। A की वैल्यू है 200, E की वैल्यू कितना दिया है
200 गीगा पास्कल, तो क्या लिखेंगे 210⁻³ मेगा पास्कल। और यही मेगा पास्कल किसके बराबर हो जाएगा 210⁻³ न्यूटन पर mm² के बराबर। तो यहाँ से लिख दिया 200 × 10⁻³ प्लस में है, तो यहाँ से निकल के आ गया आपका डेल एल सी टी। अब आपसे उसने पूछा है कि नेट चेंज इन लेंथ किसके बराबर आएगा, तो नेट चेंज इन लेंथ डेल एल इक्वल टू यहाँ से आएगा डेल एल ए बी प्लस डेल एल बी सी और प्लस का हो गया आपका डेल एल सी डी। तो ये तीसरा वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें पहला जो पार्ट पूछा था आपसे वो क्या पूछा था, वो पी की वैल्यू पूछी थी, वो निकाल दिया। हमसे स्ट्रेस पूछा था हर एक सेक्शन में, वो हमने निकाल दिया। और टोटल चेंज इन लेंथ पूछा था डेल एल, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको आप पॉज करके देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल रहेगा।